नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है फाइनल टेस्ट 2 देख रहे थे। फुल लेंथ टेस्ट है और अपन ने 75 क्वेश्चन देख लिए थे। बीच में साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन है, उसकी अलग क्लास में बनाऊंगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से असुमेलित बताओ। ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, अपनी जो है माइनर टेस्ट की क्लास थी उसमें मैंने 2 प्लेलिस्ट बना रखी है, एक तो कलाम की इस साल वाली और एक संस्कृत डिपार्टमेंट जो 2024 दिसंबर में हुआ था। दोनों अगर आप जो है 15-15, 20-20, 25-25 मिनट की क्लास है अगर अच्छे से देख लिया आपने, या अच्छे से देख लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं आप बहुत अच्छा कर पाओगे जीके के पेपर में। क्योंकि पिछली बार जो संस्कृत डिपार्टमेंट में इतना हार्ड पेपर आने के बावजूद 40 क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट उन क्लास से, और मैंने बताया भी था कि देखो ये क्वेश्चन यहां से आया है। तो आप जरूर देखें सारी क्लासें। सबसे पहले ए की बात करें तो ए उष्ण आर्द्र को इंगित करता है, बिल्कुल सही बात है। स्मॉल एस जो है आपका वो ग्रीष्म शुष्क को बताता है, ना कि शीत शुष्क को। तो ये आपका असुमेलित हो गया। शीत शुष्क को क्या बताता है? डब्लू बताता है, ठीक है। फिर बात करें कैपिटल डब्लू की तो ये पूर्ण शुष्क को बताता है। किसको? कैपिटल डब्लू अलग है, स्मॉल डब्लू शीत शुष्क, कैपिटल डब्लू पूर्ण शुष्क। स्मॉल जी है वो गंगा तुल्य, जी फॉर गंगा तुल्य जलवायु को बताता है। अब बच गया एक कैपिटल एस, क्योंकि स्मॉल एस ग्रीष्म शुष्क को बताता है, तो कैपिटल एस है जो आपका वो अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य को बताता है, अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य को बताता है, ठीक है। फिर बात करें एच मतलब हॉट मतलब गर्म को बताता है। फिर बात करें सी की तो सी बताता है उप आर्द्र को। किसको? उप आर्द्र को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 77। जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नई वैकेंसी के फॉर्म कल से स्टार्ट हो रहे हैं और नई वैकेंसी की तैयारी अपन जस्ट ये एग्जाम होते ही शुरू कर देंगे। इस बार पैनल के साथ अपन कुछ नया लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बस्तर पठार व कालाहांडी पठार जो आपका बघेलगढ़ जो बघेलखंड पठार है उसका अभिन्न हिस्सा है, तो यह बात बिल्कुल गलत है आपकी, ठीक है। जो आपका बस्तर और कालाहांडी जो आपका पठार है ये किसका है? ये दंडकारण्य पठार का हिस्सा है। किसका? दंडकारण्य पठार का हिस्सा है। और दंडकारण्य पठार के ये उपनाम है। बस्तर तो कहते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और जो आपका कालाहांडी है वो कहते हैं उड़ीसा में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उड़ीसा में तो कहते हैं कालाहांडी किसको? दंडकारण्य पठार को, और बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में कहते हैं। तो ये बघेलखंड का जो पठार है उसके उपभाग नहीं है। फिर पीटली द्वीप अरब सागर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। ये लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है, ठीक है। और इसमें जो है क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। फिर सह्याद्री का उत्तरी भाग लावा से निर्मित है। सह्याद्री क्या है आपकी? सह्याद्री जो पश्चिमी घाट है उनका कहते हैं। किसको कहते हैं? पश्चिमी घाट को। और जो पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है वो लावा से ढका हुआ है, बिल्कुल सही बात है ये भी। और जो दक्षिणी भाग है सह्याद्री का, कौन सा भाग? दक्षिण भाग। दक्षिण भाग जो है आपका नाइस के साथ शिष्ट और चार्नोकाइट चट्टानों से या सेलों से मिलकर बना हुआ है दक्षिण भाग। उत्तरी भाग लावा से। फिर है मिलाम जो है कंचनजंगा और जेमू। मिलाम, कंचनजंगा और जेमू जो है महान हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर है, यह बात भी बिल्कुल सही है। और जो है BCD सही है और A गलत है, तो BCD सही है। ऑप्शन नंबर BCD सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन 78वां क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि ये क्वेश्चन आप जो है जब मेरा जो एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड 2022 वाला, ठीक है, उसमें जो मैथ का जो जीके का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा था कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका अपतटीय तेल क्षेत्र है, और उसमें अलियाबेट जो उत्तर होना था। हालांकि उस टाइम नहीं पड़ा हुआ था हमारा, ठीक है। तो अलियाबेट जो आपका अपतटीय तेल क्षेत्र है आपको ध्यान में रखना है। और ये जो गुजरात के पास है, कहां पर? गुजरात के पास। अब गुजरात में 2 प्रकार के जो गुजरात का जो समुद्री भाग है उसको 2 नाम से बोलते हैं, एक तो कच्छ की खाड़ी, एक खंबात की खाड़ी। जो आपका अलियाबेट है ना वो आपका खंबात की खाड़ी में। कहां पर है? खंबात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अपतटीय कौन से होते हैं? जो मतलब समुद्र के अंदर होते हैं, तट से दूर। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घाट प्रभा और तुंगभद्रा इसकी सहायक नदियां हैं। तो घाट प्रभा और तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की। यह नदी तेलंगाना पठार रायलसीमा पठार के मध्य प्रवाहित होती है। मतलब जो कृष्णा नदी है वो तेलंगाना पठार और रायलसीमा इनके बीच से बहती है, और कृष्णा नदी इन दोनों को क्या करती है?
कृष्णा नदी अलग करती है किसको? तेलंगाना के पठार को और रायलसीमा के पठार को। ये नदी महाबलेश्वर के निकट उद्गमित होती है, मतलब महाबलेश्वर के निकट से जो ये निकलती है। तो इससे क्या पता चल रहा है अपने को, ये कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी ये सब जो है अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लासों में, तो अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, ISFR रिपोर्ट 2023 जो इंडियन जो आपकी भारतीय स्थिति जो है, जो मतलब भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है 2023, जिसको मैं अलग से क्लास में करवा चुका, के अनुसार निम्न में से कौन सा जो है भारतीय राज्य अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र में 85% से अधिक भाग पर वनावरण रखता है? तो 85% से अधिक भाग पर वनावरण जो है कौन रखता है? तो उत्तर हो जाएगा मिजोरम। कौन? मिजोरम। एक चीज ध्यान रख लेना, 75% से ऊपर, 75% से ऊपर जो है आपका जो है वन आवरण रखने वाले पूर्वोत्तर राज्य जो है ना, ध्यान रख लेना 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं अपने, 7 तो जो है अलग है और एक सिक्किम हो गया, ठीक है। उसमें सिर्फ सिक्किम प्लस असम को छोड़कर सभी, मतलब जो आपके पूर्वोत्तर राज्य है ना, उसमें सिक्किम और असम 2 को छोड़ दो, बाकी जो है सारे राज्य 75% से ऊपर वनावरण रखते हैं। और मिजोरम जो आपका जो है 85 से भी ऊपर रखता है, ठीक है। मध्य प्रदेश अधिकतम वन क्षेत्रफल के हिसाब से, अधिकतम वन है क्षेत्रफल के हिसाब से। मिजोरम अधिकतम वन प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर बात आती है आपकी मिजोरम सर्वाधिक वृद्धि यहां पर हुई है, सर्वाधिक वनों में वृद्धि, वैसे मैं पूरा अलग से करवा चुका। मध्य प्रदेश सर्वाधिक कमी वाला, ठीक है। और हरियाणा जो है सबसे कम वन क्षेत्र रखता है, हरियाणा सबसे कम वन क्षेत्र, ठीक है। चाहे क्षेत्रफल की बात करो चाहे प्रतिशत की बात करो, दोनों में हरियाणा ही सबसे कम रखता है। बाकी आपको मैं बता चुका, तो मिजोरम जो है 85 से ऊपर रखता है। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं। भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय मानसून एक ग्रहीय पवन है, तो यही गलत हो गया आपको। भारतीय मानसून जो है आपका एक मौसमी हवा है, मौसमी पवन है, ठीक है, जो 6 महीने एक तरफ और 6 महीने दूसरी तरफ चलती है। ग्राह्य पवनें कौन सी होती है? जो मतलब अक्षांशों के बीच में कम वायु दाब के कारण चलती है, अक्षांशों के मध्य चलने वाली, ठीक है। तो ये आपकी मौसमी हवा है, ना कि ग्राह्य पवन, तो ये असत्य हो गया। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में हर 6 माह में हवाओं का क्रम पूर्णतः उलट हो जाता है, उसी को मौसमी हवाएं कहते हैं। 6 महीने इधर चलेगी तो 6 महीने इस साइड चलेगी, तो ये बात बिल्कुल सही है, ध्यान में रखना है। फिर तिब्बत का पठार मानसून के आगमन को प्रभावित करता है, बिल्कुल। अगर तिब्बत का पठार गर्म रहता है गर्मियों के टाइम में, तो वो मानसून को ज्यादा आकर्षित करेगा, ठंडा रहता है तो मानसून को कम आकर्षित करेगा। फिर मोनेक्स का संबंध भारतीय मानसून के अनुसंधान अभियान से, बिल्कुल। मोनेक्स जो अभियान है वो हिंद महासागर में चलाया गया था, कहां पर? हिंद महासागर में, और ये 1979 के आसपास चलाया गया था भारतीय मानसून के संबंध में जानकारी लेने के लिए। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, यूरोप महाद्वीप स्थित निम्न पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम बताओ। हालांकि ये क्वेश्चन का लेवल कुछ ज्यादा ही आई है, क्योंकि आज तक जो है हाँ पॉलिटी हार्ड आई है, सब कुछ हार्ड है, लेकिन कभी भी वर्ल्ड जो जियोग्राफी है वो इतनी डीप नहीं पूछी है। फिर भी अपने को पता होना चाहिए, पूर्व से पश्चिम, पूर्व दिशा होती है इस साइड और पश्चिम होती है इस साइड, ठीक है। तो ये पर्वत श्रृंखला को इस साइड से ऐसे जमानी है अपने को। तो देखो काकेकस जो पर्वत है आपका, वो जो है रूस से शुरू होता है, कई जो है मतलब कई देशों में मिलकर जो है ये चलता है, तो रूस से शुरू होता है। तो काकेकस तो सबसे पहले होगा, क्योंकि रूस जो है आपका सबसे बड़ा देश है, जो एशिया और यूरोप दोनों में आता है, तो ये सबसे पूर्व में स्थित है। तो काकेकस देखो ये यहाँ पर काकेकस से पहले कुछ दे दिया, मतलब ये तीनों ही गलत हो गए। काकेकस के बाद में बाल्कन के बाद में आल्प्स, फिर पिरेनीज, और इससे भी और अगर पश्चिम में चले अपन, तो एक और नाम आपको ध्यान में रखना है, वो है कैंट्राब्रियन, ये पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट रट सकते हो, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विश्व जनसंख्या वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा मानव समूह निवास करता है, बिल्कुल सबसे ज्यादा दक्षिण एशिया में, जिसमें भारत और चाइना भी शामिल है, वहां सबसे जो है बड़ा मानव समूह निवास करता है, ठीक है। 50 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो यूरोपीय जनसंख्या की धुरी है, बिल्कुल सही बात है। दक्षिण अमेरिका में विश्व का दूसरा सघन जन समूह निवास करता है, तो ये असत्य आपका। जो दूसरा सघन जो है ना आपका, सबसे बड़ा तो एशिया, दक्षिण एशिया में, दूसरा जो सबसे बड़ा मतलब जो सघन जनसमूह वो यूरोप में निवास करता है,
ठीक है। विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन हमारे भी आया था सेकंड ग्रेड में और मैं कंफ्यूज हो गया था उस टाइम एग्जाम हॉल में कि 90% तो बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन ध्यान में रख लेना उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या निवास करती है। इसका कारण वहां पर जो स्थलीय भाग ज्यादा है, इसमें क्या है, स्थलीय भाग ज्यादा होने के कारण 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि 50% जो है पृथ्वी मतलब स्थलीय भाग पृथ्वी का जनसंख्या विहीन है, जनसंख्या विहीन, जहां पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती। फिर बात करें 80% जो जनसंख्या है, 80% जनसंख्या ये उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में निवास करती है। ठीक है। यूरोप में जो जनसंख्या ज्यादातर 40 डिग्री से 60 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश में निवास करती है। ठीक है, यूरोप की बता रहा हूं। और वैसे विश्व की 80% जनसंख्या 20 से 60 डिग्री जो आपका उत्तरी अक्षांश है उसमें निवास करती है। ठीक है। फिर 60 डिग्री जो अक्षांश है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांश से ऊपर 1% जनसंख्या निवास करती है, मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में 1% जनसंख्या ही निवास करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर और द्वीप असुमेलित है? अटलांटिक महासागर में फिजी नहीं है। फिजी जो आपका ओसेनिया महाद्वीप में, ओसेनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सा सागर आता है? प्रशांत महासागर। और वैसे दक्षिणी प्रशांत सागर जो है कह सकते हैं अपन। ठीक है। आर्कटिक में बेयर जो है द्वीप समूह से स्थित है। हिंद महासागर में आपका जो है केरगुएलन जो है समूह है, सॉरी द्वीप है। और प्रशांत में गुआम जो है द्वीप है। तो यहां पर पहला असुमेलित हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिजी जो एक देश है छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन बोरा पवन की बात करें तो ये इटली में चलती है। तो इटली में सहारा रेगिस्तान का कोई लेना देना नहीं। और ये ठंडी पवन है। कौन सी है? ठंडी हवा है। बर्ग की बात करें अपन तो बर्ग जो है आपकी दक्षिण अफ्रीका में चलती है, दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका का सहारा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो है दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के एकदम दक्षिण में और सहारा उत्तर में, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ये गर्म हवा है। क्या है? गर्म हवा। फिर बात करते हैं अपन फोन पवनों की। फोन पवने जो है आपकी दक्षिण यूरोप में चलती है, गर्म हवा है। और आल्प्स पर्वत में, आल्प्स पर्वत पर चलती है। ठीक है। फिर आती है हबूब। हबूब पवने जो है ना, ये एक पवन है सिरोक्को पवन, जो आपकी सारा रेगिस्तान से संबंधित है। उसका सूडान में नाम है इसका। आपको पता है ना, खमसीन, मिस्र में खमसीन कहते हैं। ठीक है। कहीं गिबली कहते हैं, कहीं जो है इसको चिल्ली कहते हैं। तो ये जो है सारा सूडान जो है वहां पर इसको अबूब कहते हैं। और ये भी एक गर्म हवा है जो सारा रेगिस्तान से संबंधित है, जिस सिरोको जो है उसका उपनाम है। और ये जो है सारा से जो है भूमध्य सागर के ऊपर से जाती है, भूमध्य सागर से जाती है। और ये जो है लाल जो है मिट्टी साथ में उड़ाती है। लाल मिट्टी उड़ाने के कारण जो है इसको जो है क्या कहते हैं, लोहे के समान, जो सॉरी खून के समान जो है रक्त वर्षा जो है करती है ये कई जगह यूरोप में। ठीक है। लाल मिट्टी के कारण ये कई जगह इसमें नमी के कारण रक्त वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 86, विश्व जलवायु परिवर्तन के से संबंधित निम्नलिखित जो सम्मेलन हुए हैं उनका कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करो। ठीक है। दुबई में जो सम्मेलन हुआ था वो 2023 में हुआ था। इसको सॉरी 2023 में हुआ था। इसको COP28 कहते हैं। क्या कहते हैं? COP28। ठीक है। अजरबैजान जो बाकू में हुआ था 2024 में, ये COP29 है, COP29। शर्म अल शेख जो मिस्र में ये सम्मेलन हुआ था आपका, ये 2022 में हुआ था। और इसको COP27 कहते हैं। और ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में है ये 2021 में हुआ था। इसको COP26 कहते हैं। अब देखो COP21, 6, 7, 8, 9। तो सबसे पहले 6 होगा, फिर 7 होगा, 20, फिर 28 होगा, फिर 29 होगा। तो DCAB ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है आपका। एक मिनट। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2020 में पुरुष तथा महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत क्रमशः क्या था? वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार पुरुष और महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत क्रमशः कितना था? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। पुरुष तो आपके 51.9% जो है प्रवासी थे और महिलाएं आपकी 48.1% प्रवासी थी। किसके अनुसार? वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024।
24 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 88, थोड़ा छोटा कर लेता हूं आपका। क्वेश्चन 88 क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाले नहीं समझे जाएंगे? तो ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसको डायरेक्ट ही याद रखना है आपको कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाले नहीं समझे जाएंगे। तो 164(2) के क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान का राज्यपाल जो है जब संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार शपथ ग्रहण करता है तो कितनी बार राजस्थान शब्द उच्चारित करता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और आपको ध्यान में ये रखना है कि जो है राज्यपाल की शपथ आपकी 159 में रहती है, जबकि मंत्री जो होते हैं इनकी शपथ होती है तीसरी अनुसूची में। किसमें? तीसरी अनुसूची में होती है इनकी शपथ। ठीक है, तो राजस्थान शब्द वो 2 बार उच्चारित करता है। इसके अलावा जो है किसकी शपथ लेता है राज्यपाल? तो विधि के परिरक्षण, शब्दों का क्रम भी ध्यान में रख लेना, संरक्षण और प्रतिरक्षण की, ये क्रम याद रख लेना। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं प्रिजर्व, इसको कहते हैं आप प्रोटेक्ट, इंग्लिश में भी आ सकता है, और इसको कहते हैं डिफेंड। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो शपथ लेता है वो लेता है जनता की सेवा व कल्याण की शपथ, सेवा व कल्याण की शपथ। और राजस्थान शब्द 2 बार बोलता है, वो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के शब्दों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो राष्ट्रपति का जो शब्दों जो का क्रम होगा वही सेम जो है राज्यपाल का होगा, वो विधि की लेता है और ये संविधान की लेता है, बस इतना अंतर है। ठीक है, एक चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है, राज्यपाल तो क्या लेता है? विधि के लिए लेता है, विधि के परिरक्षण, संरक्षण और जो है प्रतिरक्षण की, जबकि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है ये अनुच्छेद 159 के तहत लेता है और ये अनुच्छेद 60 के तहत लेता है, और राष्ट्रपति की शपथ होती है संविधान के लिए, संविधान के लिए। तो बस इतना ही अंतर है, लेकिन शब्दों का क्रम वही रहेगा। अभी मैंने ऊपर बताया था, सबसे पहले परिरक्षण आता है, ये रहा परिरक्षण, ये रहा परिरक्षण, तो ये 2 तो कैंसिल हो गए। फिर आता है संरक्षण, तो ये रहा संरक्षण, उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। फिर आता है प्रतिरक्षण। ठीक है, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, ये संविधान की लेता है और वो किसकी लेता है? विधि की। निम्नलिखित में से यह एक अच्छा क्वेश्चन है, कौन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले कभी भी मंत्री पद पर नहीं रहे? मतलब प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी प्रधानमंत्री के जो है कैबिनेट में कौन नहीं रहा इनमें से? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई कभी भी जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले कभी भी मंत्री पद पर नहीं रहे, कारण कि इनकी सरकार ही नहीं बनी कभी, बाकी सबकी सरकारें पहले रह चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 92, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानानुसार केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले भारतीय उच्च न्यायालय के वकीलों को परिषद का कानूनी सदस्य बनने के योग्य माना गया। मतलब जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है उसमें जो है ये था कि केंद्रीय जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें 10 वर्ष का अनुभव अगर कोई रखता है भारतीय उच्च न्यायालय के वकीलों का, तो उसको कानूनी सदस्य बनाने के योग्य माना जाएगा। इस प्रकार भारतीय कानूनी सदस्य प्रथम कौन बने? तो तेज बहादुर सप्रू प्रथम भारतीय कानूनी सदस्य, ध्यान रख लेना, भारतीय कानूनी सदस्य, ये आपको ध्यान में रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपकी जो राज्य परिषद बनी थी 1919 में, उसके उपाध्यक्ष मान सकते हैं अपन, या डिप्टी स्पीकर रहे थे। क्या रहे थे? डिप्टी स्पीकर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, जब भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ तब भारत सचिव कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय भारत सचिव कौन था? तो उत्तर हो जाएगा लॉरेंस इंडास। कौन? लॉरेंस इंडास तो भारत सचिव था। लॉर्ड वेलिंगटन है वो आपके थे वायसराय। कब? 1935 अधिनियम में। बात 1919 अधिनियम की कर लेते हैं, तो इसमें वायसराय कौन था? वायसराय था चेम्सफोर्ड। और जो है आपका भारत सचिव कौन था? भारत सचिव था माउंटेन्ग्यू, ये आपको ध्यान में रखना है। लॉरेंस इंडास 1935 जो भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था उस समय भारत सचिव थे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 9 अगस्त 2025 को जारी प्रेस नोट के अनुसार वर्तमान में क्रम से कितने राष्ट्रीय व राज्य दल हैं? शायद ये क्वेश्चन ना आए क्योंकि बहुत ज्यादा 9 अगस्त का पहुंच चुका है और पेपर जो है आपका 5-7 सितंबर से, तो मेरे को नहीं लगता कि इतना जो है
नजदीक का पूछेंगे। राष्ट्रीय और राज्य दल वैसे आपको पता होना चाहिए आगे की भर्ती को ध्यान में रखते हुए, तो उत्तर इसका हो जाएगा 6 और 67। 6 तो है आपके राष्ट्रीय दल और 67 है राज्य दल। क्वेश्चन नंबर 95, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मैंने शायद 10 बार ये बात बता दी, फिक्की इंडिया लिमिटेड, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 1927 में हुई है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 96, संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के लिए हुए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका आपका रामास्वामी मुदलियार। ठीक है, और ये जो है इन्होंने हस्ताक्षर भी किए थे, जो है आपका यूएन चार्टर था उस पर, और ये हस्ताक्षर किए गए थे 26 जून 1945 को रामास्वामी मुदलियार ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, भारत नेपाल शांति संधि, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि 1950, सबसे पहले तो ध्यान रख लेना कब हुई? 1950 में। के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? यह संधि 31 जुलाई 1950 को काठमांडू नेपाल में संपन्न हुई। बिल्कुल सही बात है। इस संधि पर नेपाल के प्रधानमंत्री मोहन शमशेरजंग बहादुर राणा, बिल्कुल सही बात है, वो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए। तो ये गलत बात है, ये गलत है, ये सही है एकदम। इसमें भारत के राजदूत जो है ना, भारत के राजदूत ने हस्ताक्षर किए, जिनका नाम मैं बता देता हूं, राजदूत। और भारत के जो राजदूत थे वो थे सीपीएन सिंह, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, और सामने से जो है नेपाल के प्रधानमंत्री मोहन शमशेरजंग बहादुर ने किए थे। ठीक है, यह संधि दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही और रक्षा एवं विदेशी मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध और सहयोग की अनुमति देती है। बिल्कुल सही बात है। तो ए और सी सही है, बी गलत है। असत्य बताना तो केवल बी हो जाएगा। एक चीज ध्यान में रख लेना, काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच में ये ध्यान रख लेना, भारत और नेपाल के बीच में ये। तो बी क्या है आपका? असत्य। तो उत्तर जाएगा केवल बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और असत्य कथन बताने देखिए। सत्य असत्य का थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, जल्दबाजी मत करना। भारत का जो तकनीकी वस्त्र उद्योग विश्व में 5वें स्थान पर है। बिल्कुल सही बात है। भारत का जो तकनीकी जो है वस्त्र उद्योग है वो विश्व में 5वें स्थान पर है। वित्त वर्ष 2024 में भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार 26.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर रहा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। भारत कपड़ा व परिधान क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। तो गलत है आपका, ये छठा जो है सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है, ना कि तीसरा। तो तकनीकी वस्त्र उद्योग में 5वें नंबर पर है, और कपड़ा व परिधान क्षेत्र में जो है छठा सबसे बड़ा निर्यातक है, और 2024 में 26.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तकनीकी वस्त्र भंडार रहा। तो असत्य हो जाएगा केवल सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, जिसको सीजीटी एमएससी कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत क्रेडिट कार्ड फंड के रूप में 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही बात है, 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और एक बात मैं बता दूं, जो ये अर्थव्यवस्था वाले क्वेश्चन है ना, ये अगर आपके देखे हुए आ गए तो आपका अलग का, वरना तो स्किप ही करना पड़ेगा इनको। फिर ये इस योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण आवंटन का लक्ष्य रखा गया। तो ये गलत है, यहाँ उत्तर हो जाएगा 2 लाख करोड़ तक का। कितना? 2 लाख करोड़ तक का। तो जो है केवल ए सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन बचे हुए जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो कल देखेंगे। और ये निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार जो है उससे जो है व्यापार से ऐसा वो धनात्मक रहा? तो मेरी एक विदेशी व्यापार की क्लास है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, अलग से मैंने विदेशी व्यापार करवाया है, और उसमें मैंने बताया था कि 2 बार आज तक, कितनी बार? 2 बार जो है आपका जो है व्यापार शेष धनात्मक रहा, एक 1976-77 में और एक 1972-73 में। तो ये आपका जो है फाइनल टेस्ट 2 पूरा हुआ। साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक चैनल पर बने रहे। चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। एकमात्र चैनल जीवा स्टडी आपका जो है पूरे यूट्यूब पर, जो सिर्फ सेकंड ग्रेड को समर्पित है। पूरा आप वीडियो उठा के देख लें, 350-400 वीडियो है, कोई भी आपको सेकंड ग्रेड के अलावा नहीं मिलेगा। तो आगामी भर्ती के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ।